ये बात तो स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में अपनी उपयोगिता और अपनी विश्वसनीयता, अपनी क्षमता सब कुछ देश के सामने साबित कर चुके हैं। इस बार प्रशांत किशोर के लिए चुनौती यह है कि वो कितने बेहतर राजनेता हैं, यह साबित करने की बारी है। जहां तक रणनीति बनाने का सवाल है, अभी हमने देखा कि किस प्रकार से प्रशांत किशोर ने एक ही पासे में एक ही तीर से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों का शिकार किया। मित्रों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के इस मंच पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है आज के इस अंक में, और मैं हूं प्रदीप कुमार। आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर ने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों को मुद्दों के बहाने तो घेरा ही है, लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर भी खड़ा कर दिया है। और इस बहाने कहीं ना कहीं अगर हम गौर से देखेंगे तो प्रशांत किशोर की ध्यान जो है, जिस बात को पर कई राजनीतिक विश्लेषक ये कहा करते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में सफल नहीं होंगे, इसलिए नहीं होंगे कि बिहार की राजनीति जातिगत आधार पर ध्रुवीकृत है। मैं सहमत हूं, लेकिन आज हम इससे अलग कुछ हटकर विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इसके बहाने प्रशांत किशोर जो इस प्रकार की रणनीति जो प्रशांत किशोर की है, उसका प्रशांत किशोर की पार्टी को कितना लाभ मिल सकता है और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल पर उसका क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि प्रशांत किशोर ने कहा क्या, प्रशांत किशोर ने किया क्या। प्रशांत किशोर ने सबसे पहला काम यह किया कि किशनगंज में माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के बहाने दिलीप जायसवाल को घेरा। दिलीप जायसवाल मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी का मतलब क्या है कि बिहार की राजनीतिक समीकरण में, जातिगत समीकरण में भारतीय जनता पार्टी के आधार वोट अगर हम देखेंगे अगर, तो 3 प्रकार के हैं। एक सबसे पहला आप रखिए बनिया वैश्य वर्ग। आपको पता है कि आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सत्ता सरकारें बनाती है। भारतीय जनता पार्टी या उसके पुराने रूप जनसंघ, जब इसके एक भी उम्मीदवार नहीं जीता करते थे, तब भी वैश्य वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करता था। और उसका आप असर भी देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कि अब तक बिहार में जितने भी लोग प्रमुख पदों पर बैठे हैं, सुशील मोदी की बात करें, तारकिशोर प्रसाद की बात करें, रेणु देवी नुनिया जाति, वो भी वैश्य की एक उपवर्ग है। संजय जायसवाल की बात करें, आज दिलीप जायसवाल की बात करें, कई लोग लाइन लगे हुए हैं। दुर्गादास राठौर पुराने जमाने में कैलाशपति मिश्रा के साथ हुआ करते थे। कई ऐसे नेता रहे जो वैश्य वर्ग से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब बहुत कमजोर हुआ करती थी तब भी वैश्य बीजेपी के ही साथ हुआ करते थे। इसके कुछ अलग कारण हैं जिस पर हम कभी किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे कि वैश्य भारतीय जनता पार्टी के पास भाजपा जीते चाहे हारे क्यों होती है वैश्य वर्ग। इसलिए नहीं होती, मैं केवल एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, इसलिए नहीं होती कि वैश्य के नेता बीजेपी में है। इसके अलावे और कई कारण हैं, सामाजिक कारण प्रमुख है कि वैश्य वर्ग के लोग बीजेपी के साथ है। खैर, इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो वैश्य दिलीप जायसवाल वैश्य समाज से आते हैं। और दूसरा वर्ग है बीजेपी के साथ, वो है सवर्ण समाज का। सवर्ण क्यों गया बीजेपी के पास, यह समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सवर्ण इसलिए गया बीजेपी के पास क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो लगातार सवर्ण की राजनीति किया करती थी बिहार में, 97 के बाद से, 97 के बाद से लगातार वो राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार को बचाती रही। और चुनाव भी बाद में आकर आरजेडी के साथ ही तालमेल करके बीजेपी को रोकने के लिए वो आरजेडी के साथ चली गई, गठबंधन में रही। तो स्वाभाविक है कि जिस प्रकार का संबंध राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव के साथ रहा, लालू परिवार के साथ रहा सवर्णों का, तो कांग्रेस चूंकि आरजेडी के साथ थी तो सवर्ण मतदाता ने कांग्रेस से दूरी बना लिया और उनके पास एकमात्र विकल्प बचा कि वो बीजेपी के साथ चला जाए। बीजेपी के पास है आज तीसरा वर्ग है बीजेपी के पास जो आरजेडी के यादव मुस्लिम राजनीति से पीड़ित भी रहा और प्रताड़ित भी रहा, पीड़ित भी रहा और प्रताड़ित भी रहा। वैसे ही जैसे कांग्रेस के जमाने में सवर्णों की जो राजनीति थी, ब्राह्मण भूमिहार राजपूतों की जो राजनीति थी, उसकी प्रतिक्रिया में समाजवादी दलों के साथ
पिछड़ी जाति के लोग हुआ करते थे। पिछड़ी जाति मतलब मोस्टली सबसे पहले उसे मैं बताऊं कि जो 3 जातियां प्रमुख पिछड़ी जातियों में थी, यादव, कुर्मी और कुशवाहा, तो ये 3 के 3 लगातार कांग्रेस विरोधी रही, समाजवादियों के साथ रही। उसका कारण था कि सवर्णों की 3 जातियां, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वरूप ये लोग समाजवादी हुआ करते थे, कांग्रेस विरोध की राजनीति किया करते थे। अब वही फॉर्मूला प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं आजमाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर चाहते क्या हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो वैश्यों को प्रमुखता देने की जो रणनीति राजनीति चल रही है इधर के दिनों में, उसके खिलाफ सवर्णों में प्रतिक्रिया कराया जाए। एक बार सवर्णों को यह एहसास कराया जाए कि बीजेपी में आपका कुछ अस्तित्व तो है नहीं। और इसके संकेत कई बार प्रशांत किशोर ने दिया। आपने देखा दिलीप जायसवाल के बहाने प्रशांत, यहां तक कि मंगल पांडे पर भी जबरदस्त हमला किया प्रशांत किशोर ने, और मंगल पांडे को भ्रष्टतम मंत्री बिहार सरकार में साबित करने का प्रयास किया। दिलीप जायसवाल पर काफी भ्रष्टतम व्यक्ति साबित करने का प्रयास किया। और इन दोनों का संबंध किससे जोड़ा? दिलीप जायसवाल से तो सीधा संबंध राबड़ी देवी का जोड़ दिया कि राबड़ी देवी के दिलीप जायसवाल वैसे ही भाई हैं जैसे सुनील कुमार सिंह, बिस्कोमान वाले सुनील कुमार सिंह, वैसे ही दिलीप जायसवाल भी क्यों है भाई? इसलिए हैं कि राबड़ी देवी के परिवार के कई लोगों का, कई बच्चों का दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज में बिना टेस्ट के, बिना औपचारिकता के नामांकन होता है, सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, डिग्री भी मिल जाता है। और चूंकि इन दोनों दलों पर प्रशांत किशोर लगातार हमलावर हैं, और तीसरा एक और चेहरे पर हमलावर है प्रशांत किशोर, मैं बता आ रहा हूं वहां, वो तीसरा चेहरा है नीतीश कुमार का। तो बीजेपी के से प्रशांत किशोर सवर्णों को तोड़ना चाहते हैं, और आरजेडी पर इसलिए लालू परिवार पर हमलावर है। वो लालू परिवार पर हमलावर है। लालू परिवार को भ्रष्टाचार का प्रतीक, मंगल पांडे को भ्रष्टाचार का प्रतीक, दिलीप जायसवाल को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताकर, जो आप कह सकते हैं ना, जो प्रगतिवादी जो वोटर्स होते हैं हर समाज के अंदर, बिहार में भी है ऐसा, जो तथ्यों पर, तर्कों पर हर मुद्दे का विश्लेषण करता है, तो ऐसे लोगों को, और ऐसे लोग क्या होता है कि चुनावी नैरेटिव बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। ये संख्या में छोटे होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने में बहुत आगे होते हैं। आप याद कीजिए दिल्ली का जब 2012 जब वहां पर अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, अन्ना हजारे के आंदोलन में कुछ हजार वहां लोग शामिल होते थे, प्रतिदिन जाते थे वहां, लेकिन एक ऐसा नैरेटिव तैयार हुआ कि उस नैरेटिव के सहारे एक ऐसा वॉलंटियर वर्ग तैयार हुआ जिसकी सहायता के सहारे अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में स्थापित हो गए। प्रशांत किशोर का भी यही प्रयास है कि प्रशांत किशोर की पार्टी के अलावे, चूंकि बिहार में ये 2 मुख्य राजनीतिक ताकत है, बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल, इसके अलावे और कोई भी ऐसा दल नहीं है जिसको अपने बलबूते पर विधानसभा की 10 सीटें भी जीत सके। अपने बलबूते पर मैं बता रहा हूं, अलग चुनाव लड़के, अकेले चुनाव लड़कर आज की डेट में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी के अलावे कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो अपने बलबूते पर अकेले चुनाव लड़कर 1 दर्जन सीट भी जीत सके। इसीलिए इन दोनों पर प्रतिक्रिया कराना चाहते हैं, और इन दोनों के खिलाफ लोगों को गोलबंद कराना ये प्रशांत किशोर का मूल मकसद है। और वो मकसद है कि भ्रष्टाचार के आधार पर घेर कर। और दूसरा, तीसरा, नीतीश कुमार को थका हुआ साबित कराना चाहते हैं। आप देख रहे हैं पहले दिन से ही नीतीश कुमार पर हमलावर है, इसीलिए हमलावर है, और बार बार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार का पहला कार्यकाल, नीतीश कुमार शुरू में अच्छे थे, अब अच्छे नहीं हैं। और इसीलिए ऐसे लोग जो नीतीश कुमार के भी प्रशंसक हैं,
लेकिन उनको ये भरोसा है कि अब नीतीश कुमार पहले जैसे नहीं हो सकते। तो ये जिस प्रकार की राजनीति अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में करने का प्रयास किया था, वही राजनीति करने का प्रयास प्रशांत किशोर का बिहार में है। प्रशांत किशोर कितना सफल होते हैं ये तो आने वाला दिन बताएगा, लेकिन प्रशांत किशोर ने एक जो जाल फेंका है, अब देखना है कि उस जाल में मतदाताओं का कौन सा वर्ग फंसता है और क्या नैरेटिव तैयार होता है। एक ही बात का भरोसा है कि दो बातों का भरोसा है। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीति बनाने में माहिर हैं, एक मैनेजमेंट गुरु हैं, एक सफल स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं, लेकिन उनके रास्ते में रुकावट है बिहार बिहार बिहार। चूंकि बिहार का चुनावी इतिहास अब तक का यही रहा है, 47 से लेकर आज तक का, कि बिहार हर बार मतदान करता है जातिगत समीकरण पर और व्यक्तिवादी समाज है बिहार का। यहाँ सामंतवादी सोच है। हम हर राजनेता में अपना तारनहार देखते हैं, लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, या इससे पहले जितने भी लोग रहे हैं, सबके अंदर एक हीरोइज्म लोगों को दिखता है कि वही हीरो है। वैसे ये राजनीति देश में भरव्यापी है, लेकिन बिहार में कुछ ज़्यादा ही है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।